सर सॉरी सर, आज थोड़ा लेट हो गया, मेरी क्लास चल रही थी सर, एक्स्ट्रा क्लास। तो अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, कोई खास बात नहीं है। ओके सर। तो लास्ट क्लास में मैंने जैसे आपको बताया था कि एल्केन और एल्कीन में डिस्टिंग्विश कौन से रिएक्शन से कर सकते हो, तो दो रिएक्शन बताई थी, ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रीजेंट वाला। लेकिन जब आपको एल्कीन और एल्काइन में डिस्टिंग्विश करना है तो ये दोनों टेस्ट नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड है। दोनों ये अनसैचुरेशन टेस्ट देंगे, ब्रोमीन वाटर और KMnO4 टेस्ट। यहाँ पर जनरली जो आपको एल्काइन दिया जाएगा वो टर्मिनल एल्काइन दिया जाएगा। टर्मिनल का मीन्स वन एल्काइन वन, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड वन पोजीशन पर होता है। तो हमें पता है कि टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होते हैं एंड दे आर गिविंग द एसिडिक रिएक्शंस व्हिच विल नॉट गिवन बाय द एल्कीन। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो एल्कीन और एल्काइन आपको दिए जाएंगे तो उसमें एल्काइन विल बी टर्मिनल एल्काइन होंगे व्हिच हैव द एसिडिक नेचर एंड दिस एसिडिक नेचर इज नॉट गिवन बाय एल्कीन। जैसे आपको मान लो दिया गया इथीन एंड इथाइन, तो हमें पता है कि इथाइन में एसिडिक कैरेक्टर है। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए कौन सा हम यहां पर टेस्ट यूज करते हैं? टॉलेंस रीजेंट टेस्ट। टॉलेंस रीजेंट टेस्ट जो मैंने आप लोगों को करवाया भी था। तो इसमें हमें क्या करना है कि एल्काइन बिंग एसिडिक, तो जब ये टॉलेंस रीजेंट से इंटरेक्ट होता है, यहां पर आप फॉर्मूला मत लिखो, सिर्फ आप टॉलेंस रीजेंट लिख दो। और यहां पर क्या करना है कि इसके टर्मिनल हाइड्रोजन को सिल्वर से रिप्लेस कर दो, तो ये सिल्वर सॉल्ट में आ जाता है, ये बनता है व्हाइट पीपीटी। तो हमें बस इतना ही लिखना है कि इथाइन जो है बिंग एसिडिक इन नेचर, सो इट विल रिएक्ट टॉलेंस रीजेंट टू फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ, इसको कहा जाता है डाई सिल्वर एसिटालाइट विच इज ए सॉल्ट। लेकिन इथीन ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इथीन आपका एसिडिक नहीं है, सो इट विल नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रीजेंट। तो यहां पर सिंपली आपका नो रिएक्शन। तो ये टॉलेंस रीजेंट टेस्ट यूज करना है अगर आपको एल्कीन और एल्काइन में डिस्टिंग्विश करना है। यस बेटा, क्लियर है ये दोनों डिस्टिंग्विश टेस्ट? ये जैसे दिया गया उसी तरह से मे भी आपको दिया जा सकता है प्रोपीन एंड प्रोपाइन। यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न। फिर से बता दो सर एक बार। कौन सा बता रहे हो बेटा? एल्कीन और एल्काइन के लिए नो रिएक्शन वाला। नो रिएक्शन का मतलब हुआ कि एल्कीन जो होता है ये टॉलेंट रीजन से रिएक्ट नहीं होता है, क्योंकि एल्कीन आपके एसिडिक नहीं होते हैं ना, टर्मिनल एल्काइंस आपके एसिडिक होते हैं, सो दे विल रिएक्ट विद टॉलेंस रीजेंट। जो एसिड होगा वही टॉलेंट रीजेंट से रिएक्ट होगा, जो एसिड नहीं होगा वो टॉलेंट रीजेंट से रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एल्कीन जो होता है वो रिएक्ट नहीं होंगे, तो एल्कीन के साथ लिखेंगे नो रिएक्शन, बिकॉज इथीन इज नॉट एसिडिक इन नेचर। इथाइन जो है बिंग टर्मिनल एल्काइन हैव द एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक है, सो इट विल रिएक्ट विद टॉलेंस रीजेंट टू फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ डाई सिल्वर एसिटालाइट। बट इथीन डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रीजेंट, तो नो रिएक्शन का मतलब कि ये आपका पीपीटी नहीं बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट नहीं करेगा। सेम यही देखो आपको प्रोपीन और प्रोपाइन में भी है। तो प्रोपाइन में एक टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो उस केस में यहां पर दो जो सिल्वर आ रहे हैं उसकी जगह पे एक ही सिल्वर लाओगे, और डाई की जगह सिंपल आप सिल्वर प्रोपाइनाइड लिखोगे। यहां पर देखो प्रोपाइन के केस में ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां पर देखो एक ही टर्मिनल हाइड्रोजन है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये जब टॉलेंट रीजेंट से रिएक्ट होगा तो इसका ये टर्मिनल हाइड्रोजन सिल्वर से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज फॉर्मिंग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CAG। तो इसको हम डाई नहीं लिखेंगे, सिल्वर प्रोपाइनाइड लिखेंगे, सिल्वर प्रोपाइनाइड। ये भी आपका व्हाइट पीपीटी होगा, और प्रोपीन ये रिएक्शन नहीं देगा। तो सिर्फ एक टॉलेंस रीजन के थ्रू आप कर सकते हो, या फिर आप सोडामाइड वाली भी रिएक्शन ले सकते हो, बट यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये दोनों डिस्टिंग्विश आपको समझ में आ गया, एल्केन और एल्कीन में और एल्कीन और एल्काइन में। कोई डाउट है इसमें? यस, नो सर, डाउट नहीं है। ओके बेटा, तो अब देखो हम आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कन्वर्ट करने के लिए आता है। कन्वर्ट का मतलब ऑर्गेनिक में कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कन्वर्जन में क्या होता है कि एक गिवन कंपाउंड को एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है, और इसके लिए आप एक या एक से ज्यादा रिएक्शन यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे नॉर्मल जब आप रिएक्शन लिखते हो तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसके साथ जो रिएक्ट हो रहा है उसको हम रिजेंट कहते हैं, रिजेंट आप लिखोगे। फिर एरो के बाद एरो के ऊपर कंडीशन लिखी जाती है, अगर हीट या टेम्परेचर है या प्रेशर है तो वो यहाँ पर मेंशन होता है, और अगर है तो मेंशन करना है। यहाँ पर फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक ही होता है, और उसके साथ कुछ और चीजें बनती हैं जिसको हम लोग साइड प्रोडक्ट कहते हैं। ये नॉर्मल एक रिएक्शन लिखने का पैटर्न है जो नॉर्मली अभी तक हम लिख रहे थे, ठीक है। पर जब आप कन्वर्जन में रिएक्शन लिखते हो तो यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट किया जाता है। कन्वर्जन में रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है कि आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यहाँ लिखोगे, ये जो रीजेंट है यहाँ पर लिखोगे आप एरो के ऊपर, ठीक है। रीजेंट को एरो के ऊपर लिखना है, रीजेंट और कंडीशन को। यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिखना है, और साइड प्रोडक्ट अगर आपको लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिखना है तो यहाँ माइनस करके लिख दो साइड प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मान लो अगर हमने उड्स रिएक्शन की हुई है जिसमें आपने देखा था कि कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हो, RX को सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो 2RX + 2Na इट विल गिव सोडियम। यहाँ एरो के ऊपर ईथर होता है एज ए सॉल्वेंट मीडियम, तो ये फॉर्म करता है RR, क्योंकि यहाँ से ये X दोनों X चले जाते हैं सोडियम के साथ, तो RR मेन प्रोडक्ट बनता है, साइड प्रोडक्ट बनता है 2NX। अब इस रिएक्शन को अगर मैं कन्वर्जन फॉर्म में लिख रहा हूँ, सर इसमें ऐसा भी तो सकता था सर, हम एक्स को सर रिप्लेस कर देते थे सर Na से। हाँ वही होता है ना, दोनों X किससे नहीं, ये उड्स रिएक्शन की हम बात कर रहे थे जो हेलोएल्केन में आपने पढ़ा था। याद करो कि हेलोएल्केन से एल्केन फॉर्म होता था डबल द कार्बन का। ओके ओके सर। तो मैं दिखा रहा हूं कि एक्चुअल रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं। अगर ये रिएक्शन यहाँ कन्वर्जन फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस नहीं किया जाता है रिएक्शन को। आप मेन जो ऑर्गेनिक है RX यहाँ पर लिखा आपने, ये जो 2Na आप यहाँ पर लिखोगे Na/ईथर, यहाँ पर RR, और इस साइड प्रोडक्ट को आप नहीं भी लिख सकते हो, और अगर लिखना है तो एरो के नीचे लिखना है -NaX। ये जो मैंने लिखा यही होता है कन्वर्जन फॉर्म का रिएक्शन, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा रिएक्शन हो सकती है तो शॉर्ट फॉर्म करना पड़ता है। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म करना है हमें। तो अभी तो नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको 12 में ज्यादा कन्वर्जन मिलेगी। यहाँ पर बहुत लिमिटेड कन्वर्जन है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे एल्केन से एल्कीन बनाना, एल्केन से एल्कीन, पहला कन्वर्जन मैं ले रहा हूं। इसमें देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना होगा तो मैं हायर या लोअर वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। अगर मुझे एल्केन से एल्कीन में जाना है, जैसे मान लो आपको दिया गया कि आपको इथेन से इथीन बनाना है। अब देखो इथेन से इथीन कैसे हम बनाएंगे, यहां पर दो रिएक्शन इसके लिए यूज होगी। सबसे पहले इथेन, इथेन का मतलब क्या हुआ, C2H6। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो CH3CH3 स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इथेन का क्लोरीनेशन करो लाइट के प्रेजेंस में। हालांकि ये चेन रिएक्शन होती है, बट यहाँ पर हम इसको चेन रिएक्शन में से सिर्फ पहला प्रोडक्ट ही लिखेंगे कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये आपका फॉर्म होगा CH3CH2Cl, यानी ये क्लोरोइथेन बन जाएगा। क्लोरोइथेन बनने के बाद यहाँ पर
आपने पढ़ा होगा कि क्लोरो हेलोएल्केन से एल्कीन कैसे बनता था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट भी बनता है HCl, आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना है इसको दूसरे रिएक्शन के लिए हम रिएक्टेंट बना लेंगे और यहाँ पर करेंगे हम डीहाइड्रोजिनेशन। जब इसको रिएक्ट कराओगे एल्कोहलिक KOH से, तो हमें पता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। इसमें अल्फा से क्लोरीन और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और इससे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कहीं भी एल्केन से एल्कीन में जाना है तो ये स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप होंगे। पहले एल्केन का क्लोरीनेशन जिससे क्लोराइड बनेगा और उसके बाद उसका डीहाइड्रोजिनेशन। आप यहाँ पर अगर इधर जगह नहीं है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो -HCl, मतलब एक HCl यहाँ हमने लॉस करा है जब KOH से इसको इंटैक्ट करा है। तो ये 2 स्टेप से आप एल्केन से एल्कीन में चले जाओगे। जैसे मैंने ये इथेन से इथीन बनाया है, ये मैंने क्या किया है, इथेन से इथीन। अब मान लो यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, आपको दे दिया जाए प्रोपेन से प्रोपीन, प्रोपेन से प्रोपीन, तो आपको यही स्टेप लेने, सिर्फ कार्बन आपका चेंज होगा, पैटर्न यही रहेगा। यस बेटा, समझ में आ रहा है? जैसे हमने इथेन से इथीन बनाया उसी तरह से हमें प्रोपेन से प्रोपीन बनाना है। क्लियर है ये दोनों स्टेप आपको कि कैसे कन्वर्ट कर किया गया? यस सर। ओके बेटा। अब देखो दूसरा जो मैं ले रहा हूं, एल्केन से एल्काइन, एल्केन से एल्काइन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। यस बेटा। सर हम जब भी सर एल्कीन से एल्कीन में जाएंगे सर, चाहे जितना भी हो सर, तो हमेशा यही 2 स्टेप फॉलो होंगे ना? हाँ, यही स्टेप फॉलो होंगे, बिल्कुल। तभी तो मैंने आपको एक ही स्टेप तरीका बता दिया कि इसी स्टेप के थ्रू करना है। उसी तरह देखो, जैसे एल्केन से जब एल्कीन में जाना है, एल्केन से एल्कीन में, तो यहां पर देखो कैसे करना है हमें। यहां पर पहले एल्केन से एल्कीन, एल्काइन डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले एल्केन से एल्कीन बनाओगे और एल्कीन से फिर एल्काइन में जाओगे। यानी ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पहले एल्केन टू एल्कीन जो हमने ये किया, फिर एल्कीन से एल्काइन में, एल्कीन से एल्काइन में। तो एल्कीन से एल्काइन के लिए क्या स्टेप होंगे, तो ये पहले मैं अलग से डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद इसको आप दिखा दूंगा मैं। तो देखो, अगर मुझे एल्कीन से एल्काइन में जाना है तो ये भी 2 स्टेप में होता है। जैसे मान लो मैंने लिया इथीन से इथाइन, इथीन टू इथाइन, इथीन आपका ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इथाइन क्या हुआ आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप क्या देख रहे हो, एक पाई बॉन्ड बढ़ाना है, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन कम करने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इथीन का ब्रोमिनेशन करोगे, Br2 से इसको रिएक्ट कराओगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ एडिशन होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा डाइब्रोमाइड। अब डाइब्रोमाइड पे जैसे ऊपर आपने किया था डीहाइड्रोजिनेशन, सेम वही स्टेप होगा, वो मोनोहेलाइड था, ये डाईहेलाइड है। फिर यहाँ पर रिएक्शन हम कराएंगे अल्कोहलिक KOH से, चूंकि यहाँ पर ये डाईहेलाइड है, डाइब्रोमाइड है, तो यहाँ पर 2 HBr लॉस होंगे, तो हर एक HBr से एक पाई बॉन्ड आएगा, यानी यहां से Br, यहां से H, एक पाई बॉन्ड, फिर यहां से Br, फिर यहां से H, दूसरा पाई बॉन्ड, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इथाइन में। क्लियर है बेटा? एल्कीन टू एल्काइन, पहले ब्रोमिनेशन और फिर डीहाइड्रोजिनेशन, सेम वही पैटर्न देखो जो एल्केन से एल्कीन के लिए हमने किया है, बट वहां मोनोहेलाइड बन रहा था, यहाँ डाईहेलाइड बनेगा। अब ये ऊपर वाला होगा किसका बेटा, साइड प्रोडक्ट? यस सर। साइड प्रोडक्ट ये मैंने लिख दिया ना, एक्चुअल नहीं लिखना है, 2 HBr, ऐसे तो बनता है 2 KBr प्लस 2 H2O, रिएक्शन जो हमने पीछे लिखी हुई है, पर यहाँ पर जो एलिमिनेट हो रहा है सिर्फ आप वही मेंशन कर दो
कि 2 HBr यहाँ से लॉस होगा जब इससे इसको रिएक्ट कराओगे तो। ओके सर। ठीक है, अब देखो जो मैंने बताया कि एल्केन से एल्काइन जो बनाना हो, तो एल्केन से पहले एल्कीन बनाना है ऊपर वाले स्टेप को यूज करके, यानी फर्स्ट स्टेप, और फिर एल्कीन से एल्काइन ये थर्ड वाले के लिए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 4 स्टेप हो जाएंगे। हालांकि इतना लंबा नहीं आएगा, आपको यही 2 तरह से आएंगे पार्ट वाइज, या तो एल्केन टू एल्कीन या एल्कीन टू एल्काइन। ओके, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। एक और सेकंड अब सर, हाँ बोलो बेटा। एल्केन टू एल्काइन हालांकि नहीं आएगा अभी आपके लेवल पर अगर आएगा भी तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस क्या होगा, कि एल्केन से एल्काइन डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले एल्कीन बनाओगे 2 स्टेप में, फिर एल्कीन से एल्काइन इसी तरह से 2 स्टेप में, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट इतना लंबा आएगा नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, हालांकि हम एल्काइन की प्रिपरेशन में हमने किया था, ये सेम उसी से पूछा जाएगा, इथाइन टू हायर एल्काइन, जो हमने पीछे भी किया था प्रिपरेशन में। जैसे इसमें बताया था मैंने कि इथाइन से आपका ब्यूट 19 बनाना, मैंने इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना, या प्रोपाइन बनाना, ब्यूट 2 आइन बनाना, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम जब प्रिपरेशन कराया था, मैंने आपको प्रॉपर्टी में ही कराया था कि इथाइन के टर्मिनल हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं पहले सोडियम से, जैसे मैं एक दिखा दे रहा हूं इथाइन टू प्रोपाइन के लिए। इथाइन मेरा ये हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका मतलब यहाँ पर इस H के जगह पर एक मिथाइल ग्रुप लाना है। पैटर्न इसमें क्या होता है कि पहले इसको सोडामाइड से रिएक्ट कराओगे, सोडामाइड से इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो इसमें क्या होगा, सोडामाइड में Na प्लस NH2 माइनस है, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये Na प्लस H प्लस के जगह पर चला जाएगा, और ये H प्लस इसके साथ कंबाइंड होकर NH3 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो ये बनेगा सोडियम का सॉल्ट बनेगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस Na के जगह पर मुझे एक मिथाइल ग्रुप लाना है, यानी एक कार्बन लाना है, तो एक कार्बन, जितने कार्बन लाने हैं उतने कार्बन का कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लो, तो ये अल्काइल ग्रुप Na के जगह पर आ जाएगा, और ये Na हैलोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ चला गया, तो ये आपका प्रोपाइन बन गया। ब्यूट 19 में 2 कार्बन बढ़ाने, तो 2, ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन टिप्स थे जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आ सकते हैं। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इनके लिए एक और वर्ड यूज होता है एरीन्स, ARENES, इनको एरीन्स भी कहा जाता है। एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक एल्केन। हालांकि जब एरोमेटिक वर्ड हम जब भी हियर करते हैं कहीं भी, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि जिन कंपाउंड में बेंजीन होता है। हालांकि इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करो तो जिन कंपाउंड में बेंजीन प्रेजेंट होता है, बेंजीन एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, और एक कंपाउंड भी है, एक स्ट्रक्चर भी है, जिसमें 6 कार्बन की हेक्सागोनल रिंग होती है, साइक्लिक रिंग होती है विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये आपका बेंजीन होता है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। तो हम ये मानते हैं कि जिन कंपाउंड में 1 और मोर बेंजीन रिंग होता है, जो डेफिनेशन भी आपको लिखाई गई है, compound which have 1 or more benzene ring either isolated or in fused state are called aromatic hydrocarbon या एरीन। ठीक है, तो नॉर्मली हम यही मानते हैं कि जिनमें बेंजीन है वही बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बट ये डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं थी, क्योंकि आगे चलकर हमें पता चला कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन नहीं होता है, फिर भी वो एरोमेटिक माने जाते हैं। क्योंकि देखो एरोमेटिक का मतलब होता है ये 3 कंडीशन होना। एरोमेटिक, पहले ये वर्ड कहां से आया है, ये वर्ड आया था ग्रीक से, एरोमा। एरोमा का मतलब होता है जिनमें प्लीजेंट स्मेल होती है।
तो वहां से ये वर्ड लिया हुआ था। एरोमा जिन कंपाउंड में उनको एरोमेटिक कहा गया। बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर 3 चीजें होती हैं कि ये साइक्लिक एंड प्लेनर होंगे, और इनमें डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। और जिनके अंदर प्लीजेंट स्मॉल हो, एरोमा हो। डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का? बता रहा हूं मैं। देखो डीलोकलाइज का मतलब होता है कि जहां पर स्प्रेड होता है कोई चीज, और ये तब होता है जब आपके, जैसे देखो आपने बेंजीन रिंग में देखा है ना कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। पहले हम डबल बॉन्ड को यहाँ यहाँ और यहाँ शो कर रहे हैं, फिर दूसरे स्ट्रक्चर में आप क्या कहते हो, जिसको आप रेजोनेंस कहते हो, कि ये यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मतलब आपका पाई बॉन्ड सिर्फ 2 एटम के बीच में लिमिटेड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ 2 कार्बन में। इसका मतलब ये 2 कार्बन से ज्यादा एटम के बीच स्प्रेडेड है। तो इसलिए फिर आप क्या लेते हो कि इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक तरह से ये पूरे यहाँ से यहाँ तक स्प्रेडेड है। उसी तरह से ये आपका जो है, जो यहाँ है वो यहाँ भी है, तो मतलब ये पूरी जो है रिंग बन जाती है। तो इसको आप इस तरह से भी शो करते हो, ऐसे भी। ये जो हम दिखाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 3 पाई बॉन्ड है ये पूरे रिंग पर डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज का मतलब स्प्रेड होना। इट मींस कि दे आर नॉट लिमिटेड टू ओनली 2 एटम, ये 2 एटम से बाहर जा रहे हैं, तो वही हो जाता है डीलोकलाइज, मतलब स्प्रेड हो गया। तो जो कंपाउंड में साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर प्लेनर में होना चाहिए, उनके अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, इसका मतलब उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, तभी डीलोकलाइजेशन हो सकता है जो रेजोनेंस के थ्रू। और जिनमें प्लीजेंट स्मेल होती है उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इसी बेस पर ये जो प्रॉपर्टी सेट बना, इसी को कहा गया एरोमेटिसिटी। क्योंकि आगे चलकर हमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड मिले जिनमें ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर नहीं था, बट ये सारी प्रॉपर्टी वो शो कर रहे थे। एरोमा थे, डीलोकलाइज क्लाउड था उनमें पाई इलेक्ट्रॉन का, साइक्लिक और प्लेनर थे। ठीक है, तो इसका मतलब उनको भी एरोमेटिक हम कहेंगे, हालांकि उनमें बेंजीन नहीं है, बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए ये इस सेट ऑफ कैरेक्टर का नाम दिया गया एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर होना। तो जिन कंपाउंड में ये कैरेक्टर होता है उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन्स। और इसी एरोमेटिसिटी को डिसाइड करने के लिए यहां पर एक रूल बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं हक्कल्स रूल। ये रूल डिसाइड करता है कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो देखो हक्कल्स रूल में क्या है, आपको कंडीशन दी गई कि अगर ये कंडीशन आपका कंपाउंड फुलफिल करता है तो वो एरोमेटिक माना जाएगा। इट डज नॉट मैटर कि वेदर इट हैव बेंजीन रिंग और नॉट, सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या था, तो अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या आएंगे, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो हक्कल्स रूल ये था कि कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इफ, पहला पॉइंट, इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर। पहला कंडीशन था कि साइक्लिक होना चाहिए, यानी क्लोज रिंग होनी चाहिए कार्बन के, और प्लेनर शेप होना चाहिए। दूसरा था कि सर साइक्लिक प्लेनर एंड का मतलब प्लेनर इसलिए होना यहाँ क्या चाहिए। हुआ? दूसरे प्लेनर का मतलब हुआ कि बेटा उसके सारे बॉन्ड प्लेन में हो, सेम प्लेन में। ओके ओके सर। जैसे होता है ना कि अगर आपके सेंट्रल एटम के सारे बॉन्ड सेम प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वह प्लेनर हो गया, प्लेन में होना। यस सर। जैसे यहाँ पर देखो ये पेन, ये पेपर, ये सभी सेम प्लेन में है, तो ये प्लेनर हो गया। तो प्लेनर होना चाहिए। इसके लिए देखो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 आना चाहिए, sp3 नहीं, sp2 में होता है। उसके बाद था कि इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। इफ कंजुगेट सिस्टम हो,
इसको लिख लो, इफ इट इज ए कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम का मीनिंग हुआ कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट मींस कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है। और जो तीसरा उसने कंडीशन दिया, कंजुगेट का मतलब आप समझ लो कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है। और यहां पर जो दिया गया कि इफ इट कंटेन 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, उन इलेक्ट्रॉन का नंबर इस फॉर्मूला से मैच होना चाहिए 4n+2 से। अब आप देख लो, इसका मतलब कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो 2 होने चाहिए, अगर 1 लेते हो तो 6, और अगर 1 लेते हो 2 लेते हो तो 10 हो जाएगा ये, यानी 2 6 10 14 ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 3 पॉइंट थे हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग। एक कंपाउंड को एरोमेटिक बनने के लिए साइक्लिक एंड प्लेनर, कंजुगेट होना चाहिए, इट मींस कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, उनका नंबर 4n+2 फॉर्मूला से मैच होना चाहिए। इट मींस कि दे हैव नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एज ए 2 6 10 14 एक्सेट्रा। मतलब सर 2 4 6 10 ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स है कि मतलब यहाँ पाई बॉन्ड होगा। हाँ, मतलब आपके अगर आपके पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर इस फॉर्मूला से मैच होगा, मतलब ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी आपका कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है। तभी उसको हम, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे के लिए भी हो जाएगा। हालांकि रूल यही है हक्कल्स रूल एरोमेटिक होने के लिए, कि आपको यहाँ 3 तरह के कंपाउंड लिए जाते हैं। एक होता है एरोमेटिक, जो अभी आपने हक्कल्स रूल में देखा, और एक होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, और एक होता है आपका नॉन एरोमेटिक। ये थोड़ा सा मैं आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या थी, साइक्लिक एंड प्लेनर। ठीक है। और आपका डीलोकलाइज कंजुगेट होना चाहिए, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होना चाहिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि पहले 2 कंडीशन सेम रहेंगे, साइक्लिक एंड प्लेनर। कंजुगेट होगा ये भी, पर इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो 4n+2 दिया हुआ है उसको 4n लिया जाता है। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 की जगह 4n से मैच हो रहा है तो वह एंटी एरोमेटिक कहलाता है। और नॉन एरोमेटिक का मतलब कि जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में से कोई भी नहीं है, मतलब जो एरोमेटिक नहीं है, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। सर एंटी एरोमेटिक में 4n वाला रूल यूज होगा। हाँ यस, और एरोमेटिक में 4n+2 वाला रूल यूज होगा। ये मैं आपको एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ये। तो एक तो रूल है हक्कल्स रूल, जो है ध्यान रखना है कि ये लिखने के लिए भी आता है। अब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। तो आइडेंटिफाई में देखो, अगर आप बेंजीन में चेक करो, बेंजीन आपका क्या है, ये देखो आपका पहली बात है कि ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है। कंजुगेट भी है क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल है। तो साइक्लिक वाला पॉइंट भी हो गया कि साइक्लिक एंड प्लेनर। कंजुगेट भी है ये। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, एंड 6 इज मैचिंग विद द 4n+2 फॉर्मूला से, जहां पर n की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर n की वैल्यू 1 कर दो तो ये इससे मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका एरोमेटिक हो गया। यस बेटा, क्लियर है सबको?
सर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो 3 थे, तो 6 कैसे हो गए? बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, पाई इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक अच्छा, तो सर किसी भी उसके बॉन्ड में डबल दो कर देंगे। डबल ओके करोगे सर। ना, इंटू 2 करोगे, यस सर। ठीक है। अब जैसे मैं दूसरा ले रहा हूं, देखो आपका, सर ये बच्चा क्लास ब्रेक करके स्टार्ट कर लेना, होने वाली है खत्म। हाँ चलो मैं ब्रेक कर देता हूँ, फिर ज्वाइन कर लो। ब्रेक कर रहा हूँ बेटा, फिर अब ज्वाइन करो।